हेलो स्टूडेंट्स। निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, डीजल के साथ आइसो ब्यूटेनॉल मिश्रण एक विकल्प। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है पारंपरिक ऊर्जा से जो है अपने आप को एक वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करने के लिए इथेनॉल का भी प्रयोग अभी डीजल में कर रहा है। इथेनॉल जो है डीजल में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो अभी उतनी सफल नहीं हुई है, तो इथेनॉल के जगह पर डीजल के साथ आइसो ब्यूटेनॉल मिश्रण की प्लानिंग चल रही है और इस पर रिसर्च कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे जो है यह एक इथेनॉल की जगह एक विकल्प के तौर पर उभर सकता है और इससे क्या फायदे हैं। ठीक है, और ये इसका क्या यूज है और क्या है ये वास्तव में। ठीक है, उसके अलावा हम इथेनॉल के प्रयोग के पृष्ठभूमि को भी समझेंगे इस टॉपिक में। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि सरकार जो है क्यों जो वैकल्पिक ऊर्जा से वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्या कारण है और इसमें किस तरीके से किसानों की आय बढ़ रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है चीनी का। तो ये सारी चीजों को हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे और अंत में हम जो जो चीनी उद्योग के से संबंधित जो चिंताएं हैं और उसका जो वैकल्पिक समाधान जो हो सकता है वो भी हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और आखिरी में हम इस टॉपिक से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का भी अभ्यास करेंगे ताकि आपको इसके बारे में एक स्पष्ट जानकारी हो जाए। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक में जो है इसका जो है हालिया समाचार या संदर्भ की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, ये इसका ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है डीजल में 10% आइसो ब्यूटेनॉल मिलाने के लिए परीक्षण कर रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इथेनॉल मिश्रण परीक्षण विफल होने के बाद, मतलब डीजल में इथेनॉल का जो मिश्रण किया गया है वो विफल रहा है, उसके उसके विफल होने के कारण जो है सरकार जो है इसके तरफ मतलब इसकी परीक्षण कर रही है कि यह किस प्रकार से जो है आइसो ब्यूटेनॉल सफल हो सकता है, उसकी प्लानिंग कर रही है। और इसमें जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है यानी ARAI वो इसमें कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसकी ससंगतता पर यानी कितना ये संगतता रहेगा, मतलब कितना संगत रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जब डीजल में इथेनॉल का जो मिश्रण हुआ वो पेट्रोल की तुलना में, जैसे पेट्रोल में इथेनॉल का जो मिश्रण किया गया वो सफल हुआ। हम इस कारण को समझेंगे कि किस तरीके से जो है पेट्रोल में जो इथेनॉल का मिश्रण हुआ तो सफल हुआ, डीजल में उतना सफल नहीं हुआ। उसके असफल होने के कारण ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसकी संगतता पर यानी कितना जो है ये वैलिड होगा इसका उपयोग, इस पर रिसर्च कर रही है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत जैव ईंधन क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण में बदलाव देख रहा है क्योंकि सरकार डीजल में इथेनॉल मिश्रण के विकल्प तलाश रही है। वही बात जो मैं आपको बताया, यह कदम भारत के अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, किसानों को आय बढ़ाने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए दृढ़ संकल्प देता है। भाई जाहिर सी बात है कि हम पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पे ज्यादा जो है डिपेंडेंट है। अगर पेट्रोल में या डीजल में जब इथेनॉल का मिश्रण बढ़ेगा या आइसो ब्यूटेनॉल का मिश्रण जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल पे जो लोड है वो कम पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाहर से जो है पेट्रोल या डीजल या तेल जो हम आयात करते हैं उस पर भी निर्भरता कम होगी कहीं ना कहीं कुछ। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं। देखिए, इथेनॉल की मिश्रण की पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इथेनॉल की मिश्रण की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण था कि इथेनॉल के जगह जो है दूसरे जो रासायनिक तत्व के बारे में जो है रिसर्च किया जा रहा है। देखिए, इथेनॉल मिश्रण भारत के जैव ईंधन रोड मैप की आधारशिला नीतियों में से एक रहा है। ठीक है, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण अपेक्षाकृत सफल रहा है। जो पेट्रोल में इथेनॉल का जो मिश्रण हुआ वो अपेक्षाकृत सफल हुआ डीजल के अपेक्षाकृत। ठीक है, और निर्धारित समय 20% पहले ही पहुंच गया। जो 20% मिलाया जाना है, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20% है और इसमें 10% का ही था, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया। पेट्रोल में सफल है ये। ठीक है,
लेकिन डीजल के साथ इस्तेमाल करने पर इसके तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तकनीकी चुनौतियों का। इथेनॉल की संरक्षक प्रकृति और डीजल इंजनों के साथ संगतता संबंधी समस्याओं ने इस क्षेत्र में इसके बड़े पैमाने पर उपयोग को सीमित कर दिया है। मतलब डीजल में कुछ टेक्निकल जो है, डीजल इंजन के साथ इथेनॉल की संगतता उतनी नहीं है जितनी पेट्रोल इंजन के साथ इथेनॉल की संगतता है, जिस कारण जो है डीजल के साथ इसका जो इस्तेमाल है या इसका जो मिश्रण है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को सीमित कर दिया, जिस वजह से गवर्नमेंट जो है दूसरे तरफ एक विकल्प तलाश कर रही है। ठीक है, इन बाधाओं के बावजूद इथेनॉल मिश्रण के किसानों को काफी लाभ हुआ है। पृष्ठभूमि में ये भी किसानों को कैसे लाभ हुआ ये देखिए। इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का को एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने से किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई है। तो इससे कहने का मतलब ये हुआ कि इथेनॉल का जो मिश्रण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, एक तरफ जो है 20% पेट्रोल में मिलाने से क्या होगा कि पेट्रोल का जो आयात लोड है वो भी कम होगा। दूसरी तरफ मक्का जो है इसका जो है कच्चा माल होता है जिससे हमको इथेनॉल की उत्पादकता में मतलब मदद मिलती है। तो मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई और मक्का के जो उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनकी जो आय भी बढ़ी, जो कि 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किए हैं। तो एक तरफ तो हमारा जो आयात जो है, जो आयात में जो हम डॉलर खर्च करते हैं उस पर भी लोड कम पड़ेगा, और दूसरी तरफ हम किसानों की कमाई भी बढ़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ इथेनॉल मिक्सिंग करके हम जो है पारंपरिक ईंधन से दूसरी तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं। देखिए, इस नीति के लागू होने के बाद से मक्का की कीमतें 1,200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,600 से 2,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। तो इस सरकार की जो नीति है इथेनॉल मिश्रण की पेट्रोल में और डीजल में हालांकि वो सफल नहीं हो पाई, जिसलिए दूसरे रासायनिक पदार्थ पे शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि सरकार ने इससे दो चीजों पे सफलता हासिल की, एक तो किसानों के आय बढ़ाने में, दूसरा जो है अपनी पेट्रोल में जो आयात शुल्क जो दे रहा था या आयात पे जो खर्च कर रहा था उसमें भी कमी आई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा देखिए, आइसो ब्यूटेनॉल को एक विकल्प के रूप में तलाशना। सबसे बड़ा सवाल है कि विकल्प के रूप में तलाश रही है तो कैसे तलाश रही है, यह सवाल है। इसमें क्या फायदे हैं उसको हम उस बिंदु को इसमें समझते हैं। देखिए, आइसोब्यूटेनॉल एक अल्कोहलिक यौगिक है। सबसे पहले समझ लीजिए क्या है, यह एक अल्कोहलिक यौगिक है जिसका व्यापक रूप से पेंट और कोटिंग जैसे उद्योगों में विलायक के रूप में सॉरी उपयोग किया जाता है। अब एक संभावित जैव ईंधन के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है। पहले इसका उपयोग पेंट और कोटिंग में होता था, और ये एक जो है अल्कोहलिक यौगिक है। ठीक है, केमिस्ट्री की चीज है, आपको समझ लीजिए। और इसको पेंट और कोटिंग में इसका बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि इसको जो है एक संभावित जैव ईंधन के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है। जब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जब इसके उपयोग पर रिसर्च कर रही है तो इसका मूल्यांकन कर रही है कि यह डीजल में जो हम मिलाते थे इथेनॉल उसके अनुपात में क्या ये ज्यादा संगत रहेगा डीजल इंजन के साथ। पेट्रोल के साथ तो इथेनॉल संगत है, लेकिन डीजल इंजन के साथ वो उतना संगत नहीं है, इसलिए इसके संभावित मूल्यांकन किया जा रहा है ईंधन के रूप में। वर्तमान में डीजल के साथ आइसो ब्यूटेनॉल के 10% मिश्रण का परीक्षण चल रहा है। मतलब जो इसका जो परीक्षण है 10% मिलाया जाएगा डीजल में। ठीक है, इस पे परीक्षण चल रहा है। इथेनॉल के विपरीत आइसो ब्यूटेनॉल में ऐसे गुण होते हैं जो डीजल इंजनों के साथ अधिक संगत बना सकते हैं। जो इसमें जो गुण है, इसकी जो क्वालिटी है, डीजल इंजन के अनुपात में इथेनॉल के अनुपात में डीजल इंजन के साथ ज्यादा संगत है। ठीक है, यह एक स्वतंत्र जैव ईंधन के रूप में या कृषि मशीनरी और ट्रैक्टरों में सीएनजी के संयोजक में भी उपयोग के लिए उपयुक्त है। मतलब सीएनजी जो हमारा गैस है जिससे प्रदूषण कम होता है, उसके संयोजन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके डबल फायदे हैं। एक तरफ तो इसको डीजल में मिलाने के भी फायदे हैं, दूसरा सीएनजी में संयोग के तरफ भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह बदलाव जैव ईंधन के क्षेत्र में नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो सरकार जो है इनोवेशन कर रही है, उस इनोवेशन में एक तरीके से ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है कि हम जो है क्या नाम है कि आप जैव ईंधन में जो जैव ईंधन है उसमें हम इनोवेशन को ला रहे हैं ताकि जो है हमारी डिपेंडेंसी आयात पर कम हो। ठीक है,
अभी डिपेंडेंसी भारत की बहुत है। आप जैसा कि जानते होंगे आप लोग कि अपनी आवश्यकता का हमको 70 से 80% तेल जो है आयात करना पड़ता है। तो जब 70 से 80% हम तेल का आयात करते हैं तो उस पर हम बहुत ज्यादा अपने फॉरेक्स रिजर्व को खर्च करते हैं। कुछ ही देश के साथ ऐसा हमारा समझौता है जिसपे हम तेल के बदले जो है रुपए दे सकते हैं, बाकी देशों को हमको डॉलर देना होता है। तो इसका मतलब है कि हमको फॉरेक्स रिजर्व भी बना के रखना होता है, क्योंकि तेल जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन का काम करती है और भारत की डिपेंडेंसी तो उस पर बहुत ज्यादा है। इसलिए जो जैव ईंधन की तरफ जो भारत शिफ्ट हो रहा है, तो इस तरह के जो रिसर्च हैं कहीं ना कहीं जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए वो फायदेमंद ही होंगे। ठीक है। ईंधन स्रोतों में विविधता लाकर भारत एक लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना, जो मैं वही बात कर रहा था, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। इसमें तीन चीजें आ गई। आयात पर निर्भरता कम करना, मैंने आपको समझा दिया। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है कि जब हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे पास एक विकल्प के तौर पे जैव ईंधन होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी लोगों को। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर भारत पे बहुत बड़ा ये एक तरीके से लोड होता है, तेल को मंगाना अपने आवश्यकता का 70 से 80%। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना ज्यादा वाहन है, इतनी बड़ी आबादी है, उसको चलाना एक बहुत ही टफ टास्क है। ठीक है। तो उस टफ टास्क को सरकार चला रही है, तो इस वजह से यह प्रशंसनीय कार्य है कि ऊर्जा सुरक्षा की तरफ ध्यान है। इसके अलावा जो है किसानों की आय भी बढ़ रही है, बढ़ेगी। साथ ही साथ जो है हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी। अब देखिए, चीनी और इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। चीनी एक तरफ तो मक्का भी है, उसके लिए जो है कच्चा माल इथेनॉल के निर्माण में, दूसरा चीनी भी है इथेनॉल के निर्माण में। तो दोनों से जो है इथेनॉल का निर्माण होता है। तो समझते हैं कि चीनी का उत्पादन कैसे बढ़ा है और इथेनॉल में वो किस तरीके से सहायक है। ठीक है। देखिए, पिछले एक दशक में भारत का गन्ना उत्पादन 40% बढ़ा है। ये समझ लीजिए, ये आपके पीटी एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है कि गन्ना का उत्पादन पिछले एक दशक में कितना बढ़ा है। तो ये डाटा है 40% की वृद्धि हुई है। 40% की वृद्धि है गन्ना उत्पादन में, जिसमें चीनी उत्पादन में 58% की वृद्धि हुई है। ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। गन्ना उत्पादन में 40% की वृद्धि और चीनी उत्पादन में 58% का ग्रोथ हुआ है। ये वृद्धि है एक दशक में। ये समझ लीजिए इसको ध्यान से कि पिछले एक दशक में चीनी के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है, 58%, और गन्ना उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है, 40%। ये एक दशक का जो है वृद्धि है चीनी दोनों क्षेत्र में। ठीक है। तो जब इतना उत्पादन हुआ है तो इससे हम इथेनॉल भी ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे तो हम उसको जो है पेट्रोल में भी मिक्स कर पाएंगे। हालांकि वो डीजल में किसी कारणवश जो टेक्निकल उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं सफल हो पाया, लेकिन पेट्रोल में सफल है। तो अगर पेट्रोल में हमारी उत्पादकता इन दोनों की बढ़ रही है तो पेट्रोल में हम ज्यादा से ज्यादा उसको मिक्स कर पाएंगे, इथेनॉल को बना पाएंगे। तो इसका मतलब इथेनॉल जब बन जाएगा तो हम उसके लिए हम जो हमारी जो जीवाश्म ईंधन पे जो हम जो शिफ्ट होना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर होगा। तो इस डाटा से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम ये बनेगा इथेनॉल के लिए। ठीक है। आईएसएमए के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार चालू सीजन में सकल चीनी उत्पादन में साल दर साल 20% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 34.9 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अब देखिए, जो इसमें जो ग्रोथ रेट है हर साल 20% है साल दर साल, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका जो उत्पादन है 34.9 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है। और जब इतना बड़ा उत्पादन होगा तो हमारे पेट्रोल में जो इथेनॉल का जो सपोर्ट होता है वो हम ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसकी मात्रा में हम उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है। यह वृद्धि संसाधनों के बेहतर उपयोग, ठीक है, एक मैं जो बता रहा था, किसानों के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए चीनी क्षेत्र को
भारत की ऊर्जा नीतियों के साथ एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करती है। भारत की जो ऊर्जा नीति है कि हम जीवाश्म ईंधन के से हम जो है इस प्रकार के ईंधन पे हम जब शिफ्ट होंगे वैकल्पिक ऊर्जा पर, तो उसमें जो नीति है उसको कहीं ना कहीं ये इस तरह का जो उत्पादन हो रहा है सपोर्ट कर रही है या उसके महत्व को इंगित कर रही है, रेखांकित कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब उद्योग की चीनी उद्योग की जो चिंताएं हैं वो समझ लीजिए। देखिए, भारत चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ के सम्मेलन में उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। ठीक है, आईएसएमए के अध्यक्ष ने सरकार से गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ती खरीद लागत के अनुरूप बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को संशोधित करने का आग्रह किया, जो 2019 से अपरिवर्तित है। जो भारत के चीनी जैव उद्योग निर्माता संघ है उसने एक सम्मेलन किया, उसमें इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जिन चुनौतियों में एक चुनौती यह है कि 2019 से ही जो है गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRB, ठीक है, FRB जो है और MSP, FRB और MSP दो जो है अभी 2019 से ही पेंडिंग है। ठीक है, 2019 से ही पेंडिंग है। तो इसको जो है सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि इसको जो है समय रहते जो है इसको लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो है किसानों के हित में और भी यह क्षेत्र लाभकारी हो, किसानों के लिए और भी उत्पादन करने के लिए समर्थन मिले और भी सपोर्ट मिले। तो जब सपोर्ट मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया रहेगा, हमारी जो ऊर्जा नीति है उसके लिए बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला जुला के एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 2025-26 के सीजन के लिए अनुमानतः चीनी निर्यात कोटा 20 लाख टन बढ़ाने की भी वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि इससे मिलों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। अभी मान लीजिए निर्यात कोटा को भी बढ़ाने की बात हो रही है, जिसको 20 लाख कोटा की मांग की है निर्यात कोटा को, ताकि जो है हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी को हम बेच पाए। ठीक है, यह मांग चीनी उद्योग की तरफ से की गई है, एक MSP बढ़ाने के लिए और FRP बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो है चीनी का जो निर्यात जो कोटा है उसको बढ़ाने की भी मांग की गई है। ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया कुल मिलाजुला के कि सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा नीति में किस प्रकार से इसको जो इथेनॉल की जगह पे इसको मिलाना है, और साथ ही साथ जो है क्या उसके लाभ हैं, इथेनॉल से वो कैसे बेहतर है, और जो है इसके बाद जो है चीनी उद्योग की कुछ हम आंकड़ों को भी समझे कि चीनी उद्योग में कितनी वृद्धि हुई है, साथ ही हमने समझा कि जो है इस क्षेत्र की क्या चुनौतियां हैं। अब हम समझते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी है वो ज्यादा आपको सटीक जानकारी और स्पष्ट जानकारी दे देगा, ताकि आप इस टॉपिक से और भी अच्छे से परिचित हो जाएं। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है तो आप सही तरीके से उसका जवाब देने में सक्षम हो। देखिए, अब देखिए प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की खोज क्यों कर रहा है? हालांकि इसको हमने शुरू में ही आपको समझा दिया, लेकिन आप समझ लीजिए डीजल में इथेनॉल मिश्रण को तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका सटीक आंसर है कि तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अधिक अनुकूल विकल्प के रूप में आइसोब्यूटेनॉल के साथ परीक्षण किए गए। मतलब ये अधिक अनुकूल है इथेनॉल की जगह, और जो तकनीकी जो चुनौती हुई उसके कारण जो है भारत जो है आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की खोज कर रहा है, ये जान लीजिए। ठीक है, आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण से किसानों को क्या लाभ होगा? दूसरा प्रश्न, इससे जैव ईंधन की मांग में विविधता आएगी, मक्का और गन्ना जैसी फसलों के लिए नए बाजार बनेंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। वही बात कि सरकार आय बढ़ाने के लिए भी सोच रही है, और साथ ही साथ जो है जैव ईंधन की मांग में विविधता आएगी। तो ये दो इससे लाभ है, और इससे जो नए जब ये दोनों फसलों में जब डिमांड बढ़ेगा तो उनको नया बाजार भी मिलेगा, नया बाजार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी। अब देखिए, नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के संबंध में क्या घोषणा की? इसमें मैं शुरू में ही बताया था, उन्होंने पुष्टि की कि ARI 10% आइसोब्यूटेनॉल डीजल मिश्रण का परीक्षण कर रहा है और ट्रैक्टरों के इसके स्वतंत्र उपयोग और CNG मिश्रण की संभावना तलाश रहा है। तो दो इसमें है, दोनों चीज के बारे में मैंने टॉपिक में समझाया। एक तरफ जो है 10% डीजल में मिलाने के लिए परीक्षण चल रहा है, और दूसरा जो है ट्रैक्टरों के
स्वतंत्र उपयोग और सीएनजी मिश्रण में भी संभावना तलाश रहा है कि सीएनजी में भी इसका मिश्रण किया जा सकता है क्या। ठीक है, इथेनॉल मिश्रण ने चीनी और मक्का क्षेत्र पर क्या प्रभाव डाला है? भाई समझने की बात है कि जब हम इथेनॉल को मिलाए हैं तो इतना लाभ हुआ है, तो अर्थव्यवस्था के लिए कैसे वो ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, इसने किसानों की आय में वृद्धि हुई, मक्का की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। तो कुल मिलाजुला के इस टॉपिक में हमने समझा कि इथेनॉल के जगह जो है आइसो ब्यूटेनॉल डीजल में किस तरीके से प्रयोग किए जाएंगे, उस पर परीक्षण किए जा रहे हैं और उसका क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या वो मानक है और किस तरीके से वो जो है डीजल इंजन के लिए ज्यादा सुटेबल होगा पेट्रोल की तरह, और फिर जो उसके आने से क्या लाभ होगा। फिर हमने समझा कि इथेनॉल की पृष्ठभूमि क्या थी, इथेनॉल इसके उत्पादन बढ़ाने से, पेट्रोल में मिक्स करने से किस तरीके से जो है किसानों को लाभ हुआ है और चीनी उद्योग को किस तरीके से लाभ हुआ है। फिर हम अंत में चीनी उद्योग से संबंधित कुछ चिंताओं और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। आशा है कि आपको जो है यह टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा टॉपिक तो आप जो है कमेंट और लाइक करना ना भूले, और अगर हमारे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया अब तक तो फॉलो जरूर कर ले, और साथ ही साथ जो है घंटी बटन भी दबाना ना भूले ताकि आपको समय रहते इससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।